बात है। सूरजपुर नाम के छोटे से गांव में शांता देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह अपने 2 जवान बेटों के साथ उस कच्चे घर में गुजारा कर रही थी। उसके पति का देहांत कुछ वर्ष पहले हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़े बेटे पर आ गई थी। बड़े बेटे का नाम था विनोद, जो काफी चालाक और थोड़ा तुनक मिजाज भी था। उसकी पत्नी सुमन तेज दिमाग और नुक्ताचीनी करने वाली थी। छोटा बेटा दीपक अभी कुंवारा था और अपनी माँ की हर जरूरत पर नजर रखता था। अरे राम, तेल की बोतल तो एकदम खाली हो गई, दाल भी खत्म। बेटा दीपक दौड़ कर आता है। जी माँ, बुलाया? हाँ बेटा, जरा बाजार जाकर राशन ले आ, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। ठीक है माँ, आप पैसे दे दीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुमन बहू, जरा दीपक को पैसे दे दो ताकि वह राशन ले आए। माँ जी, मेरे पास तो अभी कोई पैसे नहीं है, आपने कुछ बचा रखा हो तो वही दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास जरा सा भी नहीं? कुछ तो होना चाहिए बहू। सच में माँ जी, जेब एकदम खाली है। तो बेटा ऐसा कर, अपने भैया विनोद से ले लेना, वह खेत पर होंगे। दीपक तैयार होकर खेत की ओर निकलता है। हाँ, जाओ। अपने बड़े भैया की कमाई पर ही तो सब चलता है, खुद कभी कुछ कमाने की सोच ही नहीं। सुमन इतना बोलकर किचन में काम करने चली जाती है। भैया नमस्ते। अरे दीपक, क्या हुआ? इस धूप में क्यों आया? घर का राशन खत्म हो गया है, माँ ने कहा है कि कुछ पैसे ले आऊं। कितने चाहिए? जरूरत बताओ तो सही। भैया, आपका जितना मन हो उतना दे दीजिए, जो जरूरी समझे। ठीक है, यह लो 100 रुपए। दाल, तेल, नमक सब ले आना, और हाँ, थोड़ा गुड़ भी ले आना, माँ को पसंद है। धन्यवाद भैया, मैं जल्दी लौटूंगा। दीपक पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर सुमन अपने कमरे के कोने में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सारा दिन मेरे विनोद खेतों में पसीना बहाए और वह दीपक बस किताबें घिसे, आराम करे और खाना खा ले। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज लौटने दो विनोद को, उससे खुलकर बात करूंगी। विनोद खेतों से थका हारा लौटता है। सुमन शांत बैठी है, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है। अरे सुमन, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा क्यों है? माँ ने कुछ कहा क्या? अजी, माँ जी को तो अपने लाडले दीपक से ही फुर्सत कहाँ, वे क्या कहेंगी मुझे? तो फिर बात क्या है? तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? अजी, आपको तो सब पता है, दीपक बस पढ़ाई के नाम पर घर में बैठा रहता है। किताब खोलो, खाना खाओ और आराम करो, यही उसका काम है। कोई खेत का काम, कोई छोटा मोटा काम नहीं करता। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुमन, वही अभी छोटा है ना, इसीलिए। छोटा? उम्र में छोटा होगा, पर कद काठी देखो, आपके बराबर का लगता है, और आप कहते हैं छोटा है। अगर चाहे तो खेत में थोड़ा हाथ बटा सकता है, कम से कम घर की जिम्मेदारी तो सीख सकता है। पर नहीं, आपको तो अच्छा लगता है ना उसकी पढ़ाई के बहाने पैसे उड़ाना। ऐसा मत कहो सुमन, दीपक मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। हो सकता है आगे चलकर कोई अच्छी नौकरी पाले, तब हमारा भी नाम रोशन करेगा। नौकरी का सपना भी अच्छा है, पर घर का काम क्या किसी और का है? माँ जी का ध्यान सिर्फ उसी पर रहता है। आप दिन रात खेत में खटते हैं और वह बस पढ़ता है। ये न्याय नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात में दम है। सच कहूं तो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। शायद मुझे भी दीपक से खुलकर बात करनी चाहिए। विनोद बेटा, जरा यहाँ आना। जी माँ, क्या बात है? बेटा, आज खेत जाते वक्त एक काम और कर देना। दीपक के स्कूल की फीस भर आना, उसके पेपर आने वाले हैं। माँ, अगर उसके पेपर आने वाले हैं तो उसमें मुझे क्यों करना चाहिए? वह बड़ा हो गया है, अब खुद संभाले। क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें तो पता है ना, उसका सपना है बड़ा अधिकारी बनने का। उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। सपना? अधिकारी? माँ, खेतों में मैं अकेला कितना कमाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी को अधिकारी बना दूं।
अगर वह पढ़ाई के साथ साथ खेत में हाथ बंटाए तो मैं सोच सकता हूँ फीस भरने का। शांता देवी कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गईं। तभी दीपक आया। भैया कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं सही है। मैं आज से आपके साथ खेत में काम करूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। खेत का काम बाद में भी सीख लोगे। माँ चिंता मत करो, मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा। दिन में भैया के साथ खेत में रहूंगा। शायद भैया अकेले काम करते करते थक जाते होंगे। ठीक है, फिर दोपहर में सीधे खेत पर आ जाना। देखेंगे कितना काम संभाल पाते हो। विनोद बिना कुछ और कहे घर से निकल गया। हे भगवान, यह विनोद को अचानक क्या हो गया? कल तक तो वह दीपक की पढ़ाई को लेकर खुश रहता था, आज इतना सख्त क्यों हो गया? उन्हें कल शाम का सारा घटनाक्रम याद आया। सुमन के ताने, उसकी नाराजगी। लगता है इसमें सुमन का ही हाथ है। आज साफ कर ही लेती हूँ। बहू सुमन, इधर तो आओ जरा। जी माँ जी, बुलाया? हाँ बहू, एक बात पूछनी थी। क्या तुमने विनोद से कुछ ऐसा वैसा कहा था जिससे वह दीपक के खिलाफ सोचने लगे? मैं? अरे माँ जी, मैं क्यों कहूँगी कुछ? अपने पति के पास समझ नहीं है क्या? बेटा बात घुमा मत, मुझे सब समझ आता है। मेरे विनोद के पास समझ है, पर इतनी नहीं कि अचानक अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे। ये बदलाव कुछ कह रहा है। ठीक है, अगर आप इतनी पक्की हैं तो मान लीजिए। हाँ, मैंने ही कहा था। अब बताइए आप क्या करेंगी? शांता देवी क्षण भर को स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर दुख और हैरानी दोनों थे। हाय राम, ये क्या दिन दिखा रहे हो प्रभु? एक समय था जब ये बहू अपने देवर पर कितना स्नेह लुटाती थी और आज उससे जलने लगी है। सुमन बिना कुछ और कहे धीरे से कमरे में लौट जाती है। शांता देवी उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही है। दीपक अपने भाई विनोद के साथ खेत में जुताई कर रहा था। तभी गांव की पगडंडी से दीपक का दोस्त कमल दौड़ता हुआ आया। अरे दीपक, तू खेतों में काम कर रहा है? तेरी परीक्षा का क्या हुआ? परीक्षा कल है ना, आज खेत में मदद कर रहा हूँ, कल दे दूंगा। कल? अरे कल नहीं, आज ही थी। मैं तो अभी पेपर देकर आ रहा हूँ। तू तो शायद भूल गया। दीपक का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या आज थी? अरे बाप रे, मुझे तो पक्का लगा कल है। तुझे याद नहीं था कि परीक्षा कब है? आखिर स्कूल जाकर करता क्या है तू? बस किताबें घिसता है और पैसे उड़ाता है। भैया पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। मुझे तो सच में कल का ही याद था। अच्छा, तो ऐसे ही मेरी कमाई बर्बाद कर रहा है तू? चल अभी घर चल, माँ को सब बताऊंगा। माँ जरा सुनिए, आपके लाडले बेटे ने अपनी परीक्षा ही छोड़ दी। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ दीपक? तुमने परीक्षा छोड़ दी? माँ मुझे माफ कर दो, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे नहीं, अपने भाई से माफी मांगो। वह कितनी मेहनत से पैसे कमाता है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और तुम। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब तो अगली बार है ही नहीं। ये साल तो बर्बाद हो गया। अब से मेरे साथ खेतों में काम करना बस। दीपक का दिल टूट गया। उसके चेहरे पर निराशा और पछतावा साफ था। कुछ महीने बाद दीपक अब रोज विनोद के साथ खेतों में काम करने लगा। दोनों मिलकर फसल की देखभाल करते। पसीने की हर बूंद उनके रिश्ते की खामोश कहानी कहती थी। फसल कटाई के बाद अनाज बेचकर अच्छी कमाई हुई। बेटा विनोद, इस बार की सारी फसल बिक गई है क्या? हाँ माँ, सारी फसल अच्छे दामों में बिक गई है। ईश्वर की कृपा है। बहुत अच्छा। तो अब तुम ऐसा करो, इन पैसों में से आधे पैसे दीपक को दे दो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सुरेश यानी दीपक को आधे पैसे क्यों दूं? हर साल तो सारे पैसे मैं रखता हूँ। मुझे पता है बेटा, पर इस बार दीपक ने भी तेरे बराबर मेहनत की है। उसका हक बनता है। आपका दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। बस एक सीजन काम किया और आधे पैसे ले ले,
ये कैसे हो सकता है? मैंने इतने दिन उसे पैसे दिए हैं, उसका क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है बेटा। सोच, जब वह कुछ नहीं करता था तब मेरी बहू उसे ताने देती थी कि वह घर पर बैठा रहता है। अब उसने मेहनत की है तो उसका हक मत छीन। भैया, माँ से ऐसे बात मत कीजिए। अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। तू चुप रह, सब तेरे ही कारण है ये बहस। माँ, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? उसी वक्त सुमन कमरे से बाहर आई, आवाज में ताने भरकर। सही तो कह रहे हैं विनोद, सारी मेहनत तो आपने की है, पैसे क्यों बांटे? क्योंकि इस बार दीपक ने बराबरी की मेहनत की है, इसलिए उसका हिस्सा बनता है। अच्छा, तो आप हमेशा की तरह इनके इशारों पर चलोगे? मैं तो कहती हूँ अब घर का बंटवारा ही कर दीजिए, साफ साफ। हाँ, शायद अब यही ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। माँ, अब हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। यह सुनते ही शांता देवी और दीपक चौंक पड़े। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाइयों के बीच कोई बंटवारा होता है क्या? हाँ, होता है। अगर तेरे जैसा भाई हो तो जरूर होता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अभी। विनोद, ये कैसी बातें कर रहे हो? खून का रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ दोगे? रिश्ते तोड़ नहीं रहा, हक मांग रहा हूँ। अब ये घर मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। भैया, ऐसा मत कहो। ये घर पिताजी की निशानी है। हम दोनों मिलकर रहेंगे, सब ठीक होगा। ठीक? तुझसे रहकर कुछ ठीक नहीं हो सकता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, खेत और बाकी सब। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? तो ठीक है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। शायद इसी से तेरा दिमाग ठिकाने आए। माँ, आप भी भैया की बातें गंभीरता से क्यों ले रही हैं? ये सब गुस्से में कह रहे हैं। नहीं बेटा, मैं पूरी तरह सोचकर कह रही हूँ। अगर विनोद इतना चाहता है तो बंटवारा ही सही। अगले दिन खेत मेरा होगा। आखिर पूरे साल खेतों में मेहनत तो मैंने की है। दीपक को बस मकान दे दीजिए। सिर्फ मकान? यह तू क्या कह रहा है? यह तो अन्याय है। माँ, जैसे भैया कह रहे हैं वैसे ही कर दीजिए। हमें झगड़ा नहीं चाहिए। तू पागल हो गया है क्या? वह पूरा खेत ले लेगा, फिर तू क्या करेगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। घर की शांति सबसे जरूरी है। विनोद ने बिना कुछ कहे जमीन पर नजर गड़ा ली। खेत विनोद को और मकान दीपक को देने का फैसला हुआ। कुछ ही महीनों में विनोद ने फसल की कमाई से सामने ही एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। गांव वाले हर दिन उसकी नई नई खरीदारी देखते। दीपक और शांता देवी अक्सर दूर से वह मकान देखते और चुप हो जाते। बेटा देख, जिस घर में तुम दोनों ने बचपन बिताया था, आज उसमें दरारें पड़ गईं, खून के रिश्तों में। माँ, शायद यही किस्मत है। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। समय के साथ शांता देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ, आप चिंता मत करो। मैं आपका इलाज सबसे अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। भले ही मैं कुछ नहीं बन पाया, पर आपका ध्यान रखूंगा। बेटा, तू मेरी इतनी चिंता मत कर। बस तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं काम ढूंढ रहा हूँ माँ, लेकिन कहीं काम मिल ही नहीं रहा। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा मत कह बेटा, सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रख। अगले दिन दीपक गांव से होकर जा रहा था कि एक परिचित किसान ने उसे रोक लिया। अरे दीपक, ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा भाई अब अलग रहने लगा है? हाँ भैया, सच है। उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। हाय राम, आजकल समय ही ऐसा आ गया है। जरूर उनकी पत्नी सुमन ने उकसाया होगा। मुझे नहीं पता भैया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। शायद मेरी ही किस्मत ऐसी थी। पास ही पेड़ के पीछे खड़ा विनोद ये सारी बातें सुन रहा था। उसका चेहरा पल भर के लिए गंभीर हुआ, पर वह बिना कुछ कहे मुंह फेर कर चला गया। उधर दूसरी ओर सुमन बहुत खुश थी। अब मैं यहाँ की महारानी बनकर रहूंगी। उस पुराने घर में तो मुझे अपनी सास के आगे दबकर रहना पड़ता था। अब तो मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। सारा खेत मेरे नाम हो गया। कितना अच्छा हुआ।
वह रोज बाजार जाती, तरह तरह का महंगा सामान खरीदती। गांव वाले आपस में कहते, देखो देखो, सुमन रोज कितना फिजूल खर्च करती है। हाँ, पर ऐसा सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं। सुमन पर इन बातों का कोई असर नहीं था। वह हंसते हुए अगली खरीदारी की योजना बनाती रही। अरे, यह क्या हो गया शांता देवी की बहू को? पहले कितनी संस्कारी, मीठी बोली वाली थी, अब तो जैसे बिल्कुल बदल गई है। हाँ बहन, सही कह रही हो। जब तक सास के साथ थी तब तक शालीन बनी रहती थी, पर अब अकेले रहते रहते तो जैसे घमंड चढ़ गया है। इसीलिए तो कहते हैं, घर का बंटवारा अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। पैसा और अलगाव इंसान का रंग ढंग ही बदल देते हैं। हे भगवान, ऐसे दिन किसी को न दिखाना। यह बातें दूर खड़ी शांता देवी तक भी पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। बेटा, गांव वाले जो बातें कर रहे हैं, सुन रही हूँ सब, दिल टूट जाता है। सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी बहू सुमन इतनी बदल जाएगी। माँ, आप मन पर मत लीजिए। लोग तो बस कहने के लिए कहते हैं। हम अपना दिल साफ रखें, बस यही काफी है। लेकिन शांता देवी की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अगली सुबह दीपक घबराया हुआ वैद्य के घर पहुंचता है। अरे वैद्य जी, जल्दी कीजिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे उन्हें आराम मिल जाए। ओहो दीपक, तुम इतने परेशान क्यों हो? घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी से बनी औषधि तैयार करता हूँ, पर दवा थोड़ी महंगी पड़ेगी। वैद्य जी, सच कहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। घर की हालत भी बहुत खराब है। तुम अपने भाई विनोद से क्यों नहीं कहते? आखिर वह भी तो तुम्हारी माँ का बेटा है, खेतों की अच्छी कमाई कर रहा है। उन्हें सब पता है वैद्य जी, पर वो जानबूझकर मदद नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसी बात है। चिंता मत करो बेटा, माँ के लिए यह औषधि ले जाओ। पैसों की चिंता बाद में करना, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे। दीपक दवाई लेके घर लौटता है। माँ, ये दवाई ले लीजिए, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। बेटा, इसकी जरूरत क्या थी? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। जरूरत कैसे नहीं है माँ, आपको जल्दी ठीक होना है। बाद में आप बहाना बना देंगी, इसलिए अभी पी लीजिए। दीपक अपनी माँ को प्यार से दवा पिलाता है। दीपक लेटता है पर नींद नहीं आती। काम धंधा कुछ नहीं, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चला तो हमें घर भी बेचना पड़ेगा। क्या करूं? भगवान, कोई राह दिखा दो। माँ, मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। अगर देर हो जाए तो परेशान मत होना। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, भूखे प्यासे मत रहना। पूरे गांव में घूमता है पर कोई काम नहीं मिलता। दोपहर तक सूरज तेज हो जाता है। लगता है इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं है। अब किसी दूसरे गांव जाना पड़ेगा। वह पास के गांव की तरफ जंगल के रास्ते से निकल पड़ता है। घने पेड़ों के बीच थोड़ी देर चलने के बाद दीपक थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक पास ही एक बंदर आता है और उसे घूरने लगता है। अरे, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मुझ पर हंस रहे हो? बंदर कुछ देर चुपचाप देखता है और फिर साफ आवाज में बोल उठता है। नहीं, मैं हंस नहीं रहा। मैं तुम्हारी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख है। क्या हुआ है इंसान? दीपक स्तब्ध रह जाता है। तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। हर जानवर बोल सकता है, बस सच्चे मन वाले को ही हमारी आवाज सुनाई देती है। तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारा मन साफ है। अब बताओ, क्या परेशानी है? दीपक रोके बिना अपनी पूरी कहानी सुना देता है। मुझे लगता है मेरा जीवन बेकार हो गया है, कोई राह नहीं दिख रही। ऐसा मत कहो, तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात मानो, तुम मेरी मदद करो,
मैं तुम्हारी करूंगा। अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मेरा बच्चा इस घने जंगल में कहीं खो गया है। मैं कई दिन से ढूंढ रहा हूं पर वह मिल नहीं रहा। अगर तुम मेरे बच्चे को ढूंढ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसे खजाने का पता बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। ठीक है, मैं मदद करूंगा। बताओ, तुम्हारा बच्चा किस दिशा में गया होगा? चलो मैं रास्ता दिखाता हूँ। बंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दीपक उसके पीछे पीछे जंगल के भीतर चला जाता है। दीपक और बंदर और घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। अरे, तेरे बच्चे का कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा। हम इतने भीतर आ गए हैं, चारों तरफ अंधेरा घना हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा जानवर उसे खा न गया हो। ऐसा मत कहो इंसान, मेरा दिल ये सुनकर कांप उठा। मेरा बच्चा मेरा सब कुछ है। अगर वह मुझे छोड़कर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कृपा कर थोड़ा और ढूंढते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन रात बहुत गहरी हो गई है, चलने में मुश्किल हो रही है। फिर भी तेरे लिए मैं नहीं रुकूंगा। दोनों और भी गहराई में जाते हैं। झींगुरों की आवाज और दूर से जंगली जानवरों की गर्जना माहौल को भयावह बना देती है। घर के आंगन में शांता देवी बेचैन होकर दीपक का आने का इंतजार करती है। हे भगवान, अभी तक मेरा दीपक घर क्यों नहीं लौटा? सुबह गया था, अब रात का पहर भी बीत रहा है। वह किसी तरह गांव में खोजने निकलती है और संयोग से विनोद को रास्ते में देखती है। अरे विनोद बेटा, जरा सुनो। तुम्हारा छोटा भाई दीपक सुबह काम ढूंढने गया था, लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। माँ, मैं क्या करूँ? वैसे भी अब मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपना देखो। ये क्या कह रहे हो बेटा? भले ही घर का बंटवारा हो गया हो, पर खून का रिश्ता तो वही है। माँ बेटे का नाता कोई कैसे तोड़ सकता है? मुझे अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने हमेशा दीपक का पक्ष लिया। मेरे लिए आप बस नाम की माँ हैं। मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं। हे भगवान, ऐसा पत्थर दिल बेटा मैंने क्यों जाया? जिस माँ ने उसे जन्म दिया, उसकी इतनी बेइज्जती। शांता देवी टूटी हुई सी घर लौट आती है। हे भगवान, अब तो 3 रातें हो गईं। तेरे बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा। क्या सच में वो किसी शिकारी का शिकार हो गया? इतना समय बीत गया, मन में डर समा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। जब तक सांस है मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मेरा बच्चा जरूर जिंदा होगा। कृपा कर चलो एक बार उस ओर की गुफा देख लेते हैं। वहां शायद कोई सुराग मिले। गुफा? हाँ, सामने एक गुफा दिखाई दे रही है, लेकिन वहां अंधेरा बहुत गहरा है। ठंडी हवा जैसे भीतर से आ रही हो। क्या तेरा बच्चा सचमुच वहां हो सकता है? हो सकता है। बच्चे डर जाए तो ऐसे ही छिप जाते हैं। मेरे दिल को बस यही एहसास हो रहा है कि हमें वहीं देखना चाहिए। इंसान, प्लीज हिम्मत करो। दोनों सावधानी से गुफा की ओर बढ़ते हैं। कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती हैं। यहाँ तो सन्नाटा है, कोई आवाज तक नहीं। फिर भी वह और आगे बढ़ता है, पर कोई निशान नहीं मिलता। शांता देवी आंगन में बैठी हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। पड़ोसन शांति उनके पास आती है। अरे चाची, इतनी परेशान क्यों हो? आप ठीक तो हैं? मैंने देखा कि दीपक भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बेटी, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वह कह कर गया था कि काम ढूंढने जा रहा हूँ, पर अब 3 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। क्या 3 दिन? तो आपने विनोद को बताया? हाँ बेटी, मैंने विनोद से कहा था, लेकिन वह तो बिल्कुल पत्थर हो गया है। बोला कि मेरा आपसे अब कोई रिश्ता नहीं। मुझे भगा दिया उसने। हे भगवान, बड़े बेटे को क्या हो गया है?
और आपकी बहू सुमन भी तो पहले कितनी सीधी थी, अब तो पूरी तरह बिगड़ गई है। हाँ बेटी, यह सब मेरे नसीब का ही दोष है। एक बेटा जो मेरा सहारा था, वह पता नहीं कहाँ भटक गया, और दूसरा बेटा जिसे मैंने अपनी छाती से लगाया, वही अब मेरा तिरस्कार करता है। हे भगवान, मेरे दीपक की रक्षा करना, उसे सही सलामत घर लौटा देना। शांता देवी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। शांति उन्हें सांत्वना देती है, पर उनका दिल और भी भारी हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सुरेश तो कहीं निकल गया है और पता नहीं कब लौटेगा। अगर वह वापस नहीं आया तो यह घर, खेत, सब कुछ आखिरकार मेरा ही होगा। राजेश तो वैसे भी मुझ पर भरोसा करता है, अब कौन मुझे रोक सकता है? मुझे जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता चाहिए। वो जुआ खेलने वाले लोग कहते हैं कि किस्मत साथ दे तो एक रात में धनवर्षा हो सकती है। पिछली बार थोड़े पैसे जीते थे, दिल में बस लालच ही लालच बढ़ता जा रहा है। क्यों ना इस बार सब कुछ दांव पर लगा दूं? किस्मत मेरे साथ है, आज मैं सब जीत कर ही आऊंगी। कामिनी लालच में आके सारा सोना, गहने, खेत की जमीन सब दांव पर लगाने चली जाती है। कामिनी हार कर घर वापस लौट आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं सब हार गई। अब राजेश को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो दुनिया ही लुट गई। राजेश शाम को खेत से लौटते हुए गांव के रास्ते पर। अरे राजेश, कहाँ जा रहे हो भाई? घर जा रहा हूँ सेठ जी। क्यों? घर? अरे अब वो घर तुम्हारा कहाँ रहा? तुम्हारी बीवी ने जुए में सब कुछ हार दिया, घर, खेत, पैसे सब। आप क्या कह रहे हैं? कामिनी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कभी जुआ खेलती भी नहीं है। तुम्हारी यही भूल है। वो कई रातों से जुआ खेल रही थी, आज आखिरी दांव में सब कुछ मेरे नाम हो गया। कल तक घर खाली कर देना। सेठ चला जाता है। राजेश स्तब्ध खड़ा रह जाता है। कामिनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जुए में घर और खेत सब गंवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने सोचा था कि एक रात में हम और अमीर हो जाएंगे। सेठ ने भी मुझे लालच दिया, मैं उसकी बातों में आ गई। हे भगवान, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमारी मेहनत, हमारा घर सब मिट्टी में मिला दिया। हे भगवान। यहाँ तो कोई बंदर का बच्चा है ही नहीं। मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, अब क्या करूँ? माँ तो परेशान हो रही होगी। वो चलते चलते रास्ता भूल जाता है। हे भगवान, अब मैं किस ओर जाऊं? किससे मदद मांगूं? मैं तो किसी की मदद करने आया था और खुद ही फंस गया। तभी अचानक पेड़ों के बीच से वही बंदर प्रकट होता है। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो पीछे रह गए थे ना। बंदर धीरे धीरे राजकुमार में बदलते हुए। मैं इस जंगल का राजकुमार हूँ। ये मायावी जंगल है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। कई लोग यहाँ आते हैं, पर किसी ने भी मेरी सच्ची मदद नहीं की। तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। मेरी माँ मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। राजकुमार मुस्कुराता है। पास के गुफा का दरवाजा चमकता है और खजाने का ढेर दिखाई देता है। ये खजाना तुम्हारा है, जितना चाहो ले जाओ। मुझे बस उतना ही चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके, बाकी आपके पास ही रहे। तुम्हारा ये संतोष मुझे बहुत भाया। मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद और यह खजाना देकर विदा करता हूँ। सुरेश थका मांदा गांव लौटता है। घर के आंगन में कदम रखते ही वह चौंक जाता है। राजेश और कामिनी रोती हुई माँ के सामने खड़े हैं। माँ, हमें अपने घर में रहने दो। हमने बहुत दुख झेले हैं, अब हमारे पास कोई सहारा नहीं। कृपा करके हमें माफ कर दो। मुझे सब पता है। जैसा तुमने दूसरों के साथ किया, वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। तुमने अपने छोटे भाई और मुझे अपमानित किया, लालच में घर तोड़ने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। गलतियों का फल भुगतना ही पड़ेगा।
सुरेश आगे बढ़कर माँ के पास जाता है। माँ, ये खजाना मुझे ईमानदारी और मेहनत से मिला है। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने किसी का हक नहीं छीना। यही सब कुछ मुझे मिला। बेटा, तूने मेरी लाज रख ली। तेरा धैर्य और सच्चाई ही असली धन है। राजेश और कामिनी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, पछतावे की आग में जलते हुए। इस कहानी की सीख लालच इंसान की समझ और रिश्ते दोनों को खत्म कर देता है। जल्दबाजी या दूसरों का हक छीनकर पाया गया धन कभी टिकता नहीं। सच्चाई और धैर्य से ही स्थायी सुख और सम्मान मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।